हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोग का फर्स्ट पर नौकरी में स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। कुछ दीपावली छठ के लिए को लेके बीच में मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था, तो फिर से आज से मैं वीडियो का नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वही प्यार दीजिएगा जो पहले मेरे वीडियो को दिया करते थे। अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में हम लोग बात कर चुके थे कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति क्या होती है और मुद्रास्फीति के प्रकार के। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाले या घटाने वाले, ठीक है, कारक कौन कौन से हैं। यही दो टॉपिक इसमें का बचा हुआ है कि इन्फ्लेशन को किस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और किस कारण से इन्फ्लेशन घटता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ाने वाले कारक के बारे में, कि आखिर ये जो महंगाई होती है या इन्फ्लेशन जो होता है, मुद्रास्फीति जो होती है, ये किस कारण से बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे। कारण में इसके मेन दो कारण हैं, एक है मुद्रा आपूर्ति के बढ़ाने वाले कारक और दूसरा है कि वस्तु की आपूर्ति को कम करने वाले कारक। जैसे कि इन्फ्लेशन का डिफिनेशन हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है, मुद्रास्फीति की परिभाषा हम लोग पढ़े हुए थे कि बाजार की वह स्थिति जिसमें क्या हो, वस्तु का दाम बढ़ जाए और मुद्रा का वैल्यू या पैसे का वैल्यू या पैसे का दाम क्या हो, घट जाए। यानी कि पैसे का जो वैल्यू हम देंगे उसका जो मूल्यांकन होगा बहुत नाम मात्र के बराबर होगा और वस्तु एकदम चरम सीमा पे हो जाएगा। ठीक है, तो वो किस स्थिति में होगा, कब मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा और कैसे कैसे बढ़ता है, इसको हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसके मुद्रा आपूर्ति के बढ़ाने वाले कारक, यानी किस तरह से मुद्रा मार्केट में बढ़ जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, जब मार्केट में पैसा नहीं है तो यह कैसे कंट्रोल होता है, उसी को हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए, फर्स्ट है साख संबंधी नीति। ठीक है, यानी कि यह आरबीआई द्वारा बनाया जाता है। साख संबंधी नीति किसके द्वारा बनाया जाता है, आरबीआई द्वारा बनाया जाता है। और इस नीति को मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा कि बढ़ाने वाले कारक में साख संबंधी नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो आरबीआई द्वारा तैयार किया जाता है। और इस साख संबंधी नीति में कुछ की रेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ दर होते हैं जिसके आधार पे आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है या मार्केट में कैश फ्लो को बढ़ाने की कोशिश या कम करने की कोशिश करती है। उस नीति को, उस पॉलिसी को हम लोग मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और उसमें कुछ रेट होते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे आज, जैसे कि CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, में कमी करके। बस यही खास कर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन्हीं में क्या कर देती है आरबीआई, कमी कर देती है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होता है, पैसा बढ़ जाता है। तो आखिर थोड़ा सा हम इसको डिफिनेशन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के पास। तो CRR क्या होता है, CRR एक वैसा अमाउंट, ठीक है, जो आरबीआई के पास बैंकों द्वारा जमा किया जाता है। सिंपल वे में समझिए तो CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। यानी बैंक द्वारा डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे जो भी जमा स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है, उसमें से विड्रॉल छांट के, ठीक है, विड्रॉल निकासी करने के बाद जो नेट बचता है उन लोगों के पास, उसका एक सर्टेन परसेंटेज क्या करती है बैंक आरबीआई के पास सिक्योरिटी के तौर पे जमा कर देती है, जिसको हम लोग CRR कहते हैं। यह वर्तमान में 3% है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर ये रेट हाई होगा तो क्या होगा, मार्केट से पैसा गायब हो जाएगा, क्योंकि बैंकों को क्या करना होगा, ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करना होगा। तो जब ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करना होगा तो मार्केट में बैंक लोन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा है, में कमी करके, यानी कि CRR में अगर कमी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं SLR की। सेम कंडीशन ये भी होता है, SLR स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं।
यह वह अमाउंट होता है, वह राशि होती है जो बैंक अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखते हैं। ठीक है, एक हो गया कि वह राशि या वह राशि जो आरबीआई के पास कैश के रूप में, नगद के रूप में जमा किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं। और वह राशि जो बैंक अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखती है, वह कैश में, बॉन्ड में और गोल्ड तीनों में हो सकता है, उसको हम लोग एसएलआर कहते हैं। इसको डिटेल पढ़ने के लिए मेरा बैंकिंग 2020 करके है प्लेलिस्ट, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसका मॉनेटरी पॉलिसी का अलग से ही है। ठीक है, रेपो रेट वह रेट होता है जिस पे आरबीआई अपने कमर्शियल बैंकों क्या करते हैं, उधार देती है। ठीक है, उधार देती है। तो अब यहाँ सीधी सी बात है कि अगर इसमें अगर कमी कर देती है आरबीआई, रेपो रेट में अगर कमी कर देती है तो क्या होंगे, बैंकों को लोन सस्ते मिल जाएंगे। और सस्ते मिलेंगे तो वो भी क्या करेंगे, मार्केट में सस्ते देंगे। जब मार्केट में सस्ता लोन मिलेगा तो लोग 1 लाख की जगह 5 लाख लेंगे। तो इससे भी क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, बैंक रेट ये भी सेम होता है। ठीक है, वह रेट जिस पे आरबीआई अपने कमर्शियल बैंकों को उधार देती है, वह भी बैंक रेट होता है। यह 90 दिन से अधिक के लिए होता है। ठीक है, 90 डेज प्लस में, आई 90 डेज तक ही होता है, यानी कि 90 दिन तक रेपो रेट और 90 दिन से ज़्यादा के लिए बैंक रेट। सेम कंडीशन यहाँ भी होता है एमएसएफ के लिए, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यह भी होता है 24 आवर के लिए। वह दर जिस पे आरबीआई अपने कमर्शियल बैंकों को 24 घंटे के लिए लोन देती है, उसको हम लोग एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। यह रेट जो होता है, यह दर जो होता है, यह आरबीआई द्वारा क्या दिया जाता है। ठीक है, इसमें अभी तक हमने जो बात किया, इसमें आरबीआई क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करती है। किनसे, बैंकों से इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, लेकिन इस पे जो है रिवर्स रेपो रेट पर, देखिए नाम में ही रिवर्स लगा हुआ है, तो इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट देती है। यानी कि वह दर जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों से उधार लेती है, उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, इसी में इन की रेट्स में कमी करके क्या किया जाता है, मौद्रिक नीति साख आपूर्ति की नीति के माध्यम से कैश को मार्केट में बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि सभी को कम कर दिया जाएगा। जैसे सीआरआर को कम कर दिया जाएगा तो बैंक को कम जमा करना होगा, तो जब कम जमा करेंगे तो ज़्यादा लोन देंगे। ठीक है, ज़्यादा लोन देंगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा। ठीक है, एसएलआर को अगर कम कर दिया जाए तो एसएलआर को कम कर देने से क्या फ़ायदा होगा, बैंक को अपने पास कम जमा रखना होगा तो ज़्यादा मार्केट में देंगे। अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाए तो बैंकों को आसानी से आरबीआई से सस्ते लोन प्राप्त हो जाएंगे, इससे भी मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा। उसको सस्ता मिलेगा तो वो भी सस्ता बेचेगा, भाई सस्ता देगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, इसको डिटेल समझिए पहले कि यह प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें आरबीआई क्या करती है, मार्केट को डायरेक्ट हैंडल करती है, यानी कि मार्केट के कैश को कम करने या ज़्यादा करने का एक आरबीआई द्वारा डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, जिसमें को हम लोग खुली बाजार की क्रियाएं कहते हैं। इसमें बैंकों के थ्रू क्या किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेपर बेचा या खरीदा जाता है। ठीक है, बेचा या खरीदा जाता है, तो यानी सेल परचेज होता है। तो यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ परचेज किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मार्केट में जो भी लोग क्या किए हैं, इसको खरीद के रखे हैं, उसको आरबीआई फिर वापस क्या करेगी, परचेज कर लेगी। ठीक है, यानी कि OMO यानी खुली बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब सेल करती है तो यहाँ से जब सेल करेगी तो लोगों के पास पेपर जाएगा और पैसा आरबीआई के पास आएगा। ठीक है, तो सेल करने से मतलब क्या होगी, आरबीआई द्वारा सेल करने से मतलब क्या हो गया कि मार्केट के कैश को ऑब्जर्व कर लेना, यानी कि खींच लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ परचेज करेगी, यानी कि वो पहले जो बेची है उसको क्या करेगी, परचेज कर लेगी, तो लोगों के पास फिर क्या होगा, कैश चला जाएगा और ये पेपर आरबीआई के पास आ जाएगा। तो इससे भी मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अवमूल्यन करके, डिवैल्यूएशन करके। यह भारत में 3 बार हो चुका है बाबू, आपको याद रखना है। डिवैल्यूएशन करने से क्या होता है कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि पहले अगर कोई सामान 1 रुपये में मिलता था 1 kg, ठीक है,
$1 में 1 केजी मिलता था, तो हम उसको अब $1 के बदले 1 केजी की जगह हम 1.5 केजी देना शुरू कर देंगे, 2 केजी देना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, वो हमारे सामान को क्या करेगा, ज़्यादा मंगाएगा। ठीक है, तो वहाँ से फॉरेन करेंसी इंडिया में आएंगे, तो इससे भी क्या होता है, इन्फ्लेशन की स्थिति जनरेट हो जाती है। हालांकि इससे नुकसान ही होता है। अब बात करते हैं घाटे में वित्त की व्यवस्था करके। यानी कहने का मतलब किसी कारणवश भारत सरकार को अगर नुकसान होता है, ठीक है, किसी कारणवश भारत सरकार को अगर नुकसान होता है, तो उस समय भी आरबीआई क्या करती है, नए नोट छाप के इस व्यवस्था को पूरा करती है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। इस बात को भी आपको याद रखना है। यानी कहने का मतलब कि अगर पैसा नहीं व्यवस्था हो रहा है तो क्या करेंगे, हम आरबीआई से छपवा लेंगे। ठीक है, जो घाटा लग रहा है उसको हम आरबीआई से छपवा के क्या करेंगे, उस घाटे को मेंटेन करेंगे। उससे भी क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वस्तु की आपूर्ति को कम करने वाले कौन कौन से कारक हैं। भाई पैसा का तो पैसा तो बढ़ गया, अब वस्तु को कम करेंगे तब ना इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाए, ठीक है, आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाए, सामान मार्केट में कम हो, तभी ना इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो अब बात करते हैं कि वस्तु की आपूर्ति को अब कम करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मांग में वृद्धि करके, ठीक है, अचानक से कोई पार्टिकुलर चीज़ का दाम क्या कहते हैं, डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, आपूर्ति कम हो जाएगी। जब डिमांड अचानक से बढ़ जाएगा तो उसकी आपूर्ति सीधी सी बात है कम होगी। तो जब आपूर्ति कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा दाम पे बिकेगा ही बिकेगा। जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, मान लीजिए कि कहीं किसी शहर में 100 लोग रहते हैं और वहाँ 100 आदमी के लिए सामान उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, एक ही बार वहाँ जनसंख्या 120 हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, सामान तो उसी हिसाब से आ रहा है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हो जाने से क्या हो जाएगा, फिर मांग बढ़ेगा। तो ये भी कारक है वस्तु की आपूर्ति को कम करने वाला। दूसरा हम लोग बात करते हैं हड़ताल, जैसे कि लॉकडाउन वगैरह लगा, इससे भी क्या हो जाता है, जब हड़ताल वगैरह हो जाता है तो कंपनी के प्रोडक्शन क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ना मात्र के हो जाते हैं, जिससे भी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब वस्तु बनेगा ही नहीं, कोई भी गुड्स बनेगा ही नहीं, तो मार्केट में कहाँ से आएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कालाबाजारी, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रे मार्केटिंग के नाम से शायद जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई खास पार्टिकुलर वस्तु को लोगों को लगता है कि नहीं ये आने वाले समय में ये अच्छे दामों में, महंगे दामों में बिकेगी, तो उसको क्या करते हैं, जानबूझ के होर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, और उसको चोरी छुपे क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको सेल करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति क्रिएट हो जाती है, वस्तु की कमी हो जाती है। ठीक है, लास्ट है इसमें प्राकृतिक आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, अचानक से बाढ़ तूफान आ जाए, ठीक है, जैसे कोरोना जैसे महामारी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या किया जा सकता है, वस्तु की आपूर्ति कम हो जाती है। जैसे अचानक से बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, तो इससे भी क्या होता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। ठीक है, पूरा जो प्रोडक्शन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, फिर उसको सेटअप तैयार करने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, अब वस्तु की आपूर्ति में कमी हो जाता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसको, इन्फ्लेशन को रोका कैसे जाए और कितना हद तक रोकने के जो प्रोसेस है कारगर है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम लोग कल मिलेंगे उसी इन्फ्लेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट के साथ, कि ये तो इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाले कारक होगा, अब हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।